तो अब विजय सिन्हा अगर डिप्टी सीएम, इसका मतलब जी तो संजीव जी, इसका मतलब तो संजीव जी ये हुआ कि नीतीश कुमार एक ही तीर से कई निशाने साध रहे हैं। उनका सिंबल भी तीर है और वो एक ही तीर से कई निशाने साध रहे हैं। एक तरफ तो वो निशांत कुमार को जो है वो डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं और वो भी ओबीसी समुदाय, ओबीसी से आ जाएंगे। और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ओबीसी से ही कोई चेहरा होगा सीएम का। तो ऐसे में तो जो वोट बैंक जो कमजोर होगा वो तो भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा। और नीतीश कुमार यही चाह रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो, इतनी बड़ी पार्टी ना हो जाए कि अकेले वो अपने बलबूते सरकार बना ले। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या है, देखिए वो बात यह है कि कौन अपना सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इक्वेशन, सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करता है और किसके सोशल इक्वेशन कमजोर हो जाते हैं। अब देखिए नीतीश जी के मन में यह है कि विजय चौधरी को स्पीकर बना दिया जाए। अब समझिए, अब ललन सिंह और विजय चौधरी और विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, भूमिहार समाज के 4 बड़े नेता हैं। अब 4 बड़े नेता में विजय सिन्हा अगर डिप्टी सीएम से हट जाते हैं तो भूमिहार समाज में और इवन सवर्ण समाज में भी नाराजगी होगी। अब ललन सिंह भी जो फेस है वो जेडीयू के हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, बिल्कुल, और विजय चौधरी को वो बना देना चाहते हैं स्पीकर। तो 4 बड़े चेहरों में बीजेपी का एक भूमिहार चेहरा या सवर्ण चेहरा वो डाउनग्रेड होगा और जेडीयू का सवर्ण चेहरा तो एक अपग्रेडेड है ही, ललन सिंह। आरसीपी सीट्स पर वरीयता देकर ललन सिंह को आगे किया गया है और विजय चौधरी को भी आगे कर देंगे। के रूप में कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं जेडीयू के, संजय झा के रूप में कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और विजय चौधरी को स्पीकर बना देंगे। तो आप समझिए कि नीतीश जी का टारगेट यह है कि सवर्ण भी थोड़ा नाराज हो जाए बीजेपी से और इनके पक्ष में आए, नीतीश जी के पक्ष में आए, क्योंकि नीतीश जी को लगता है कि निशांत के चेहरे के साथ वो 4 साल के बाद जब चुनाव होगा तो जेडीयू अपने दम पर भी बहुमत हासिल कर सकती। क्योंकि देखिए 43 से 85 की जो यात्रा हुई है प्रवीण जी, इससे खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का, और इसमें संजय झा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हालांकि देखिए जो लवकुश समूह के लोग हैं वो संजय झा या ललन सिंह को बहुत टारगेट करते हैं, लेकिन यही संजय झा ललन सिंह ने 43 से 85 का रास्ता पहुंचाया, जेडीयू को पुनर्जीवित कर दिया, फिर से ताकत दी है बार्गेन करने की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ऐसे पहलू है जिससे बीजेपी का पटना से लेकर दिल्ली तक सारे नेताओं के दिमाग हिले हुए हैं। अच्छा, एक सवाल, एक बात और है कि नीतीश जी ने शर्त रखी है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो उनकी पसंद का होगा। हाँ, यही मैं यही कह रहा हूं कि उनकी पसंद का अगर होगा तो वो तो चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी हो जाए, क्योंकि सम्राट चौधरी को वो कई बार आप समृद्धि यात्रा के दौरान आपने देखा भी होगा कि सम्राट चौधरी को वो जाकर के आगे करते हैं और कई बार ये भी कहते वो दिखे कि अब तो यही बागडोर संभालेंगे। देखिए प्रतीक जी, ये नीतीश जी का जो कैरेक्टर है, पॉलिटिकल कैरेक्टर, वो ऐसा है कि अबुझ पहेली। आज से 4 साल पहले क्या कहते थे वो, यही तेजस्वी ने संभालेगा, अब वो कह रहे सम्राट चौधरी ही संभालेगा। ठीक है, निशांत के राजनीति में आने पर क्या कहते थे, ये कोई बात ही नहीं है। तो देखिए असली बात यह है कि वो जानते हैं कि सम्राट चौधरी गुब्बारा है। गुब्बारा क्या, यानी बीजेपी के जो आला कमान है उस गुब्बारे में उन्होंने हवा भरी है। एक तो वो 12वीं पास है, हाफी डिबिट बोल के उनका इमेज पहले ही जो बीजेपी के बुद्धिजीवी वर्ग है वो घबराए हुए हैं कि सम्राट चौधरी इतने विद्वान नहीं है जितने नीतीश कुमार है। और 3 बड़े नेताओं में देखिए सबसे ज्यादा एजुकेटेड कौन है, निशांत, सम्राट और तेजस्वी में सबसे ज्यादा निशांत एजुकेटेड, बीटेक है वो लड़का। और उनकी जो इमेज बिल्डिंग हुई है सम्राट चौधरी के एक हार्डलाइनर लीडर के रूप में, और निशांत की जो इमेज बिल्डिंग हुई है पिछले जब शपथ ग्रहण जो हुआ था गांधी मैदान में, एक सौम्य स्वभाव, एक मिलनसार व्यक्ति का। और अब देखिए वो मंदिर भी जा रहे हैं, गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, मजारों पर भी जा रहे हैं, और कल उन्होंने इफ्तार पार्टी में भी हिस्सा लिया।
तो वो यानी एक ऐसा फिगर जो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा है, और वो सम्राट चौधरी से काफी ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं। तो आप समझिए कि ये जो हमारे दर्शक समझे, नीतीश कुमार के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि नहीं अब वो उनका दिमाग उस प्रकार से काम नहीं कर रहा है, वो देखिए ऐसा वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, समृद्धि यात्रा कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं और कमोबेश हर जगह भाषण भी दे रहे हैं। तो इससे तो नहीं लग रहा है। कुछ लोग तो ये कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार इसी बहाने कुछ और करने की फिराक में है। लोगों का ध्यान इस ओर चला जाता है कि वो बीमार हैं, वो अब चला नहीं पाएंगे, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे देखिए, और उसका एक उदाहरण ये देखिए कि धीरे धीरे अब निशांत कुमार को उन्होंने प्रोजेक्ट कर ही दिया एक प्रकार से। देखिए वो तो उनका, उस पे आऊंगा मैं, वो करना था उनको 2020 में ही करना था, लेकिन वो जर्जर पार्टी यानी एक घटे हुए विधायकों के साथ वाली संख्या वाली पार्टी को वो निशांत को सौंपना नहीं चाहते थे। यानी वो एक ऐसा साम्राज्य सौंपना चाहते थे जो मजबूत हो, जिसका क्षेत्रफल बड़ा हो, जिसमें विधायकों की संख्या ज्यादा हो। तो उन्होंने एक जो लिगेसी जो निशांत को दे रहे हैं वो एक समृद्ध लिगेसी दे रहे हैं। वो 2020 में ही दे देते वो, लेकिन 2020 में विधायकों की संख्या इतनी कम थी, उस स्थिति में अगर निशांत को लाते तो पार्टी चौपट हो सकती, पार्टी का भविष्य खराब हो सकता। अब आप देखिए कि जब राज्यसभा के नतीजे आ गए प्रवीण जी, और मुस्कुराते हुए संजय झा जी गए, उनको सौंपा राज्यसभा जाने का जो पत्र होता है, ऑथराइज लेटर, इसके सर्टिफिकेट, उसमें मिठाई भी खिला रहे पिता पुत्र, और उसके बाद वो समृद्धि यात्रा का चौथा चरण उन्होंने शुरू कर दिया। वो बांका जा रहे हैं, भागलपुर जा रहे हैं, और पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के सब नेता हैरान है कि भाई जब आप राज्यसभा में हो गए निर्वाचित, तो अब आप दिल्ली की ओर प्रस्थान कीजिए। अब वो क्या कह रहे हैं, हर सभा पर निकल रहे हैं। अब वो बाबा जो है चौथे चरण के समृद्धि यात्रा पे निकल रहे, और वो जिस तरह का भाषण दे रहे हैं प्रवीण जी, वो इतना आत्मविश्वास से भरा है कि कोई कह ही नहीं सकता है कि नीतीश जी के सेहत में कोई गड़बड़ी है। तो इस लिहाज से देखिए, मुझे लगता है कि जितने दिन अब वो बिहार में, वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा बिहार में ही रहूंगा, यहां से मुझे लगाव है, मैं यहां काम करता रहूंगा, मैं यहां सब कुछ देखता रहूंगा। कुछ नेता हैं संजीव, उनके दल के जो कुछ नेता हैं, उनका भी बयान कमोबेश इसी ओर आता है। वो एक बार ये भी कहते हैं कि नहीं ठीक है वो राज्यसभा जाएंगे, लेकिन वहां से वो मार्गदर्शन करते रहेंगे बिहार का, यानी कि बिहार की सरकार का मार्गदर्शन वो अगर राज्यसभा भी जाते हैं तो वहां से करते रहेंगे। आखिर इन बयानों को किस रूप में आप लेते हैं? क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो जा रहे हैं, मार्गदर्शन भी करते रहेंगे, आखिर ये हो क्या रहा है? देखिए, कहा यह जाता था बीजेपी खेमे में कि मोदी शाह जिसको चाहते हैं उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। अब देखिए, जो ये कहते हैं कि नीतीश जी कमजोर पड़े हैं, अब नीतीश जी तय करेंगे कि बिहार में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। यानी ये इक्वल पावर है, मोदी शाह के इक्वल पावर में बैठ गए हैं नीतीश कुमार, कि वो जेडीयू छोड़िए, बीजेपी के सीएम का काल जो है वो फिर से वापस आने वाला है, सुशील मोदी का जो कार्यकाल हुआ करता था। नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी थोड़े अलग स्वभाव के, सम्राट चौधरी भी अमित शाह खेमे के ही, और ये बिल्डअप जो चल रहा है प्रवीण जी, ये बिल्डअप हर जगह चल रहा है, क्योंकि इन फ्यूचर मान लीजिए 29 नहीं 34 में भी अगर बीजेपी का कोई प्राइम मिनिस्टर नया बनेगा, या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनेगा, या सर्वमान्य चेहरा बनेगा, उसको मुख्यमंत्री तय करेंगे निश्चित रूप से। तो अमित शाह जी चाहते हैं कि ज्यादातर मुख्यमंत्री उनके खेमे के बने, ताकि इन फ्यूचर जब बार्गेन हो पार्टी के भीतर, आरएसएस के भीतर, तो उनके पक्ष में ज्यादा मुख्यमंत्रियों की उंगली उठे। तो यह भी एक है कि इसीलिए चर्चा चल रही कि नित्यानंद राय को सीएम बनाया जाए, क्योंकि लंबे समय से नित्यानंद राय उनके साथ गृह राज्य मंत्री के तौर पे काम करते रहे, और अमित शाह जी और बीजेपी के लोगों का मानना है इन फ्यूचर तेजस्वी यादव वर्सेस बीजेपी होगा। उनका ये कैलकुलेशन है, वो फिर जेडीयू को कमजोर करके आंक रहे हैं, वो फिर निशांत को कमजोर करके आंक रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर मुकाबला तेजस्वी वर्सेस सम्राट हो, तो इससे अच्छा तेजस्वी वर्सेस नित्यानंद राय हो जाए, क्योंकि दोनों यादव समाज के हैं।
तो उनको कुछ यादवों के भी कभी वोट मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली वो वायबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कई ऐसे सर्वे आए हैं जिसमें यादव समाज के लोग बोल रहे हैं कि अगर नित्यानंद राय को सीएम बना भी दे बीजेपी तो भी यादव समाज पूर्णतः तेजस्वी को वोट देगा। तो ये बहुत सारी गामागामी है। लेकिन सवाल ये है कि कठपुतली तो नाच दिखाए, लेकिन वो स्ट्रिंग जो है, उस कठपुतली की रस्सी जो है इस बार अमित शाह जी या मोदी जी के हाथ में नहीं है, वो नीतीश कुमार और उनका जो कबाल है, जो भुंजा पार्टी के मेंबर्स है, उनके हाथ में। और चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो सीतामढ़ी वाले ठाकुर जी हो, वो और श्रवण कुमार हो, विजय चौधरी हो या विजेंद्र यादव हो, वो सोचते हैं कि बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु में निशांत ही रहे ताकि पकड़ उनकी मजबूत हो। लेकिन आपको बताऊं कि निशांत ने अपनी युवा टीम गठित कर ली है। संजीव जी क्या इस बार अमित शाह ये भाप नहीं पा रहे हैं क्या? वो चले तो थे, क्योंकि जिस प्रकार से वो गए नॉमिनेशन में, नीतीश कुमार के नॉमिनेशन में गए, जब राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन हो रहा था, उस वक्त तो ऐसा लगा कि अब तो हो ही गया, अब तो नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और यहां पर हम जिसको चाहेंगे उसको बैठा देंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन करने में क्या अमित शाह से भूल हो गई क्या यहां पर? नहीं, देखिए, अभी जो जेडीयू के बड़े लीडर हैं गुपचुप तरीके से ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की पूरी जो मशीनरी है, चाहे वो मसल्स पावर हो, मनी पावर हो, या सत्ता का पावर हो, या संगठन की क्षमता हो, वो सब बंगाल इलेक्शन में और असम इलेक्शन में लगा हुआ। असम के विधानसभा चुनाव वो सब अप्रैल महीने में ही होने। तो उनको भी पता है कि बीजेपी के आला कमान और संघ परिवार का फोकस कहीं और है। वो तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, हर जगह। और सबसे बड़ा स्टेक उनका असम में है और बंगाल में, थोड़ा बहुत केरल में भी। तमिलनाडु में तो अगर उनके सहयोगी दल कुछ कर जाए तो ठीक, अदरवाइज स्टेक उनका नहीं। लेकिन 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो स्वाभाविक है कि अभी अमित शाह जी का फोकस बिहार पर नहीं है, या मोदी जी का फोकस बिहार पर नहीं है। बिहार में जो उनको करना था